संग्राम ने धीमी आवाज में कहा, ये मिशन हर हाल में पूरा करना होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मंत्री जी हमें मदद नहीं करेंगे तो भी हम रुक नहीं सकते। उनके हाथ कुर्सी से बंधे हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। मुश्किल जरूर होगा पर काम को अधूरा छोड़ने का मतलब है जमाल के खतरनाक इरादों को कामयाब होने की छूट देना। हम अपना देश उन्हें तश्तरी पर तो बिल्कुल नहीं परोस सकते। उद्धरण, पठानिया ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन बिना मदद के वो लोग काबुल पहुंचेंगे कैसे? और वहां पर हथियार, गाड़ी, रहना, इन सब का इंतजाम कैसे होगा? रमन ने संग्राम को देखा, मेरे कुछ खुफिया कनेक्शन है वहां। गाड़ी और रहने की जगह दिलवा सकता हूं लेकिन हथियारों का नहीं कह सकता। पर सबसे बड़ा सवाल है उनका काबुल तक जाना। वो कैसे हो पाएगा? संग्राम ने सब कुछ सोच लिया था। ईरान से। मैं ईरान का वीसा और नकली पासपोर्ट बैंकॉक में अरेंज करवा दूंगा। ईरान पहुंच के ये लोग सड़क के रास्ते बॉर्डर पार करेंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग मिलकर प्लान करते हैं। उद्धरण, पठानिया ने सोचकर कहा, आप अपना प्लान विक्रम को बता दो। हो सकता है बॉर्डर पार करने का वही कोई तरीका सुझा दे। उद्धरण, संग्राम ने कार का दरवाज़ा खोला, ब्यूरो के ऑफिस चलते हैं, वहीं से विक्रम से बात करेंगे। उद्धरण, तीनों सीधे ब्यूरो के ऑफिस जा पहुंचे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर संग्राम ने स्पीकर पर विक्रम को सब कुछ बताया। फिर उससे पूछा, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा। सरकार की तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए अगर तुम पीछे हटना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। मैं जानता हूं इतने खतरनाक काम के लिए खुद को तैयार करने का वक्त नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तुम और तुम्हारे साथी अगर। उद्धरण, हम तैयार हैं सर। उद्धरण, उधर भी स्पीकर फोन पर होने की वजह से विक्रम, शांतनु और अदिति तीनों ही एक साथ संग्राम की बात सुन रहे थे। उन्होंने एक साथ ही अपना फैसला सुना दिया। संग्राम एक पल के लिए चुप हो गया। वो इन तीनों को अच्छी तरह जानता था, फिर भी एक बार उन्हें खुद चुनाव करने का मौका देना चाहता था। विक्रम ने उसकी चुप्पी के जवाब में कहा, सरकार की तरफ से न सही लेकिन हम तीनों जानते हैं कि आपकी तरफ से हमें हर मुमकिन मदद मिलेगी। सर, अब ये सिर्फ मिशन नहीं है। जमाल को खत्म करना अब हमारा मकसद है। कहिए कैसे करना है? उद्धरण, गर्व से रमन और पठानिया को देखते हुए संग्राम ने उन्हें ईरान से अफगानिस्तान जाने का प्लान बताया। अदिति ने फौरन प्रोजेक्टर पर नक्शा लगा दिया। विक्रम ने उसे देखकर कहा, अगर हम ईरान से दाखिल हुए तो काबुल जाने के लिए अफगानिस्तान के एक सिरे से दूसरे तक जाना पड़ेगा। वहां की सड़कों पर जगह जगह नाकाबंदी रहती है। हमें हर जगह अपनी पहचान को साबित करना पड़ेगा। अगर एक भी गलती हुई या बिना गलती के ही किसी को शक हो गया तो उन्हें धोखा देना शायद मुमकिन न हो पाए। उद्धरण, रमन उसकी बात से सहमत था। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खुद को खतरे में डालना ठीक नहीं होगा। उद्धरण, विक्रम ने नक्शे को गौर से देखा। अफगानिस्तान से लगे हुए जितने भी देश हैं उनमें सबसे आसान तजाकिस्तान जाना होगा। वहां से हम बॉर्डर पार करके काबुल की तरफ निकलेंगे। उद्धरण, उसकी बात सुनकर संग्राम ने नक्शा देखा तो उसे भी विक्रम का आइडिया बेहतर लगा। ठीक है विक्रम, मैं तुम लोगों का तजाकिस्तान जाने का इंतजाम करता हूँ। अदिति, तब तक तुम वहां के लोगों के हुलिये के हिसाब से तीनों के कपड़े और बाकी सामान इकट्ठा करो। उद्धरण, यस सर, अदिति ने मुस्तैदी से जवाब दिया। और हाँ, रमन ने पूछा, जमाल की कोई पहचान मिली क्या तुम्हें? हमारे डेटाबेस में तो उसका नामो निशान तक नहीं है। लैपटॉप से कोई तस्वीर मिली हो तो उस तक पहुंचने में आसानी होगी। उद्धरण, विक्रम ने निराश होकर कहा, नहीं सर, अभी तक जमाल की कोई तस्वीर नहीं देखी, बस उसकी लोकेशन पता है। उद्धरण, एक मिनट, अदिति ने कुछ याद करते हुए कहा और अपना जैकेट उठाकर उसकी जेब से 4 फोन निकाले। विक्रम और शांतनु ने उसे हैरानी से देखा। अदिति ने बताया, शकील को बांधने के बाद बाहर वाले कमरे में ये फ़ोन पड़े हुए थे। मैंने उठाकर अपनी जेब में रख लिए, ये सोचकर कि इनको बाद में चेक करेंगे, लेकिन लैपटॉप मिलने के बाद मैं इनके बारे में भूल ही गई। उद्धरण, संग्राम ने उम्मीद जताते हुए उसे हिदायत दी, ठीक है अदिति, पहले तुम फ़ोन चेक करो, उसके बाद कपड़ों और बाकी सामान का इंतजाम करना। फ़ोन में कुछ काम की चीज़ मिले तो मुझे इन्फॉर्म करना। उद्धरण, इस काम में शांतनु और विक्रम भी अदिति के साथ बैठ गए क्योंकि यह काम उन्हें भी अच्छी तरह आता था। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिन्हें फ़ोन के सीक्रेट फोल्डर में छुपाया हुआ था। सभी तस्वीरों में 2 से ज़्यादा आदमी थे। काफ़ी देर तक उन तस्वीरों को बहुत गौर से देखने के बाद विक्रम ने 2 लोगों की तरफ इशारा किया, मुझे लगता है इन दोनों में से एक जमाल है। उद्धरण, क्यों? आदित्य ने पूछा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? विक्रम ने सभी तस्वीरें को एक एक करके प्रोजेक्टर पर दिखाया। सभी जगह ये 2 आदमी बीच में खड़े या बैठे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो खड़े होकर बात करते वक्त दूसरे लोग थोड़े झुके हुए भी हैं, जैसे किसी बड़े के सम्मान में झुकते हैं। उद्धरण, अदिति ने मुंह बनाकर कहा, ये किसी सम्मान के लायक नहीं है। इनके जैसे आतंकवादी का आदर सत्कार तो सिर्फ हमारी गोलियों से किया जा सकता है। उद्धरण, वो भी होगा, विक्रम ने दृढ़ता से जवाब दिया, अभी तो हमें इसकी दावत की तैयारी करनी है। उद्धरण, उन्होंने सारी तस्वीरें फ़ोन से संग्राम के पास भेज दीं।
एक तस्वीर पर विक्रम ने उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर गोला लगा दिया था जो उसके हिसाब से जमाल हो सकते थे। वो चेहरे देखकर संग्राम को एक शक्ल कुछ पहचानी सी लगी। उसने रमन और पठानिया से पूछा लेकिन उनके लिए सारे चेहरे अजनबी थे। रमन ने सभी तस्वीरें जांच के लिए भेज दी जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने आदमी देश विदेश की पुलिस के निशाने पर थे। ब्यूरो के ऑफिस में संग्राम को देखकर करिश्मा को लगा कि शायद विक्रम वापस आ गया है, लेकिन जब बहुत देर तक भी संग्राम, रमन और पठानिया की मीटिंग खत्म नहीं हुई तो उसे थोड़ी फिक्र होने लगी। वो जानती थी अब विक्रम के पास अपना फ़ोन है पर फ़ोन करना उसे ठीक नहीं लगा। लेकिन जब 1 और घंटे तक भी कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा नहीं खुला तो उससे रहा नहीं गया और उसने विक्रम को मैसेज भेजा, तुम ठीक हो ना? मौका मिलते ही जवाब देना। उद्धरण, विक्रम और शांतनु कमरे में बैठकर काबुल जाने वाले रास्तों की लिस्ट बना रहे थे जब विक्रम के फ़ोन में मैसेज की बीप आई। करिश्मा का संदेश देखते ही उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान फैल गई। शांतनु ने भौहें उठाकर उसे देखा, अब तो मुझे पक्का हो गया कोई लड़की है। मुझे तो बता ही सकते हो यार, किसके लिए ऐसे शर्मा रहे हो? उद्धरण, उसे जवाब दिए बिना विक्रम उठकर खिड़की के पास चला गया और करिश्मा को फ़ोन मिलाया। हेलो विक्रम, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक हो ना? घंटी बजते ही करिश्मा ने फ़ोन उठाकर बदहवासी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। करिश्मा ने चैन की सांस ली, शुक्र है। संग्राम सर को यहाँ देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हो गई थी। ये सोचकर फ़ोन नहीं किया कि पता नहीं तुम कहाँ होगे, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तसल्ली हो गई। उद्धरण, फिलहाल तो मैं होटल के कमरे में हूँ। तुम ठीक हो? विक्रम ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा, मैं तो 3 दिन से ब्यूरो में ही हूँ, करिश्मा ने जवाब दिया। ओह, विक्रम की आवाज़ में थोड़ी उदासी थी, मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। उद्धरण, करिश्मा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मुझे मिस नहीं करते तो मैं क्यों करूं? मैं तो मज़े से आराम कर रही हूं। उद्धरण, इतने में अदिति ने कमरे में प्रवेश किया। उसने काबुल के लिए सारे इंतजाम कर लिए थे। अंदर जाकर उसने 2 बैग शांतनु के सामने रखे और उत्साहित होते हुए कहा, देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। उद्धरण, करिश्मा के कानों में भी उसकी आवाज़ पड़ी। विक्रम, तुम्हारे होटल के कमरे में कोई लड़की भी है क्या? उसने पूछा। विक्रम को उसे चिढ़ाने का मौका मिल गया। याद है गोवा में तुमने कहा था कभी कभी हस्बैंड वाइफ बनकर रहना पड़ता है। मेरे साथ जो लड़की है यहाँ सब उसे मेरी वाइफ समझते हैं। उद्धरण, कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद करिश्मा ने रुखी आवाज में पूछा, कमरे के बाहर समझते हैं ना, तो कमरे के अंदर वो इतनी चाहक के क्या बातें कर रही है तुमसे? विक्रम ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की। नए कपड़े लेकर आए हैं वो दिखा रही है। उद्धरण, दूसरी तरफ से करिश्मा के गुस्से भरी आवाज आई, तुम लोग मिशन पर गए हो या शॉपिंग करने? तुमने भी तो मेरे लिए गोवा में रंग बिरंगे नए कपड़े खरीदे थे। विक्रम को उसकी जलन से मजा आ रहा था। करिश्मा ने परेशान होकर कहा, वो तो इसलिए कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए थे और तुम बेहोश थे। उद्धरण, विक्रम उसे और नहीं सता पाया। उसने हंसकर कहा, शॉपिंग नहीं करिश्मा, ज़रूरत का सामान है जो हमें मिशन के लिए चाहिए और तुम्हें जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ना तुमसे पहले कोई थी और ना तुम्हारे पीछे से होगी। तभी अदिति ने विक्रम को आवाज़ लगाई, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? आकर ये सब ट्राई करो, उन लोगों के जैसा दिखना है ना। उद्धरण, इस बार करिश्मा को गुस्सा नहीं आया और उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाओ। मिशन का काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें जिंदा वापस आना है। उद्धरण, फ़ोन रखने के बाद विक्रम ने आकर देखा तो अदिति उसके और शांतनु के लिए पजामे के साथ लंबे कुर्ते लेकर आई थी। पगड़ी, टोपी, कंधे पर डालने का कपड़ा और भारी जूते उनकी ड्रेस का हिस्सा होने वाले थे। अपने लिए वो सूट के ऊपर पहनने का बुर्का लाई थी। उसने विक्रम और शांतनु को बताया, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बिल्कुल उन लोगों जैसे ही दिखें, जितने कम लोग हम पर ध्यान दें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उद्धरण, रात को जब संग्राम का फ़ोन आया तब तक उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। संग्राम ने बताया, मैंने तुम्हारे लिए तजाकिस्तान का पासपोर्ट तैयार करवा दिया है। उस पर थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ होगा। तुम लोग 10 दिन पहले घूमने के लिए थाईलैंड आए थे और अब वापस अपने देश जा रहे हो। दोनों जगह के एयरपोर्ट का सिस्टम हैक करके तुम्हारे पासपोर्ट के नंबर उसमें डलवा दिए हैं। याद रहे कि तुम ऐसी जगह के रहने वाले हो जहां तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, इसलिए बिल्कुल सीधे साधे बनकर वहां के इमिग्रेशन से निकल जाना। कल सुबह एयरपोर्ट के बाहर एक आदमी तुम्हारा इंतजार करेगा। पासपोर्ट और टिकट उसी के पास होंगे। सुबह की फ़्लाइट है, जब तुम वहां पहुंचोगे दोपहर के करीब 2 बजे होंगे। उस देश में हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर मैंने किसी की मदद से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार करवाई है जो तुम्हें बॉर्डर पार करने में मदद करेगी। उसके बाद काबुल तक जाने के लिए रमन गाड़ी का इंतज़ाम करवा देगा। काबुल में तुम्हें कहाँ रुकना है वो एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, बस तुम लोग बहुत सावधान रहना। उद्धरण, यस सर, विक्रम ने जवाब दिया। हालांकि विक्रम को 3 घंटे से ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शांतनु और अदिति को उसने समय पर सोने के लिए कहा।
अगला दिन उनके लिए कैसा और कितना लंबा होने वाला था, विक्रम को इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह एयरपोर्ट के बाहर वो लोग टैक्सी से उतरे और इधर उधर देखा। वहाँ बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। कोई अपने जान पहचान के लोगों को लेने आया था तो कोई अपने परिवार या दोस्तों को अलविदा कहने के बाद उनके साथ बीते दिनों को याद कर रहा था। विक्रम ने परेशान होकर कहा, इनमें से हमारा आदमी कौन सा है, कैसे पता चलेगा? इतने में एक आदमी उनके पास आया और एक कागज़ दिखाकर पूछा, क्या आप यह एड्रेस बता सकते हैं? मैं इस शहर में नया हूँ। वैसे तो मेरे बॉस ने समझा कर भेजा था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो दिखता नहीं है। उद्धरण। विक्रम ने ध्यान से उसे देखा, फिर कहा, चांद अगर बादलों के पीछे छुप जाए तो भी चांद ही रहता है। उद्धरण। आदमी ने फौरन अपनी जैकेट से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। उसके जाने के बाद विक्रम ने अंदर का सामान चेक किया, फिर शांतनु और अदिति को उनके पासपोर्ट और टिकट दे दिए। पहले उन्होंने एयरपोर्ट के बाथरूम में जाकर अपना हुलिया बदला, जिसकी प्रैक्टिस वो पिछली शाम को होटल में कर चुके थे जब उन्होंने पासपोर्ट के लिए तस्वीर खींचकर संग्राम के पास भेजी थी। विक्रम ने अपने सिर पर भारी सी पगड़ी पहन ली और शांतनु ने टोपी। पासपोर्ट पर बनी तस्वीर के हिसाब से दोनों ने लंबी दाढ़ी और मूछें चिपका लीं। एयरपोर्ट पर उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उनका वीजा देखने के बाद बैंकॉक एयरपोर्ट के अधिकारी ने नम्रता से पूछा, उम्मीद है हमारे देश में बिताया समय आपके लिए खुशगवार था। उद्धरण। विक्रम ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ भारी आवाज में कहा, बहुत उम्दा था। हम फिर से आएगा। उद्धरण। करीब 6 घंटे के सफ़र के बाद जब वो लोग तजाकिस्तान पहुंचे तो फ़ोन ऑन करते ही विक्रम ने संग्राम के 5 मैसेज देखे। हर मैसेज में एक ही बात लिखी थी, फ़ौरन मुझे कॉल करो।